हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तासु एकेडमी। ये वीडियो है फाइनेंशियल अवेयरनेस का। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था स्केल 2 स्केल 3 का 18 अक्टूबर 2020 को, उसमें जो फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछे गए थे उसमें से जो क्वेश्चन हमसे कलेक्ट हो पाए हैं वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये बेनिफिट करेगा किसको? जिनके भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 का मेंस हो या ऑफिस असिस्टेंट का मेंस हो या कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये उनको भी हेल्प करेगा जो एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं स्केल 2 और स्केल 3 का, जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। उनको भी रिकॉल होगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या मैंने आंसर मॉक किया था या इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। और जिनको मुझे मेरे टेलीग्राम से जुड़ना है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो जुड़ लें। फेसबुक पेज से जिनको ऐड होना है वो जुड़ लें। और ताशु एकेडमी का जो इंस्टाग्राम है मैं वहाँ पे भी हूँ, और अगर आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके या कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये आप काम क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, या आप यहीं से कुछ मुझसे पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो मतलब क्वेश्चन होगा ना फाइनेंशियल अवेयरनेस का, ये आपके एसओ का जो पेपर होगा ना, अभी आपके लॉ ऑफिसर का एसओ का पेपर होगा, उसमें भी आपको बैंकिंग रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए। और ये आरआरबी का जो मेंस होगा या आरआरबी का जो ऑफिस असिस्टेंट का मेंस होगा, उनके लिए भी एग्जाम मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी मतलब आगामी जितने भी बैंकिंग एग्ज़ाम होंगे उनके लिए भी एक पैटर्न डिसाइड कर पाएंगे आप कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एग्जैक्टली नहीं पता था कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में क्या पूछा गया था, बट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड से जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको डिस्कस करूंगा। और जिनको भी रिकॉल होता है क्वेश्चन कि इसमें एग्जैक्टली क्या पूछा गया था, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, फिर मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक स्कीम है, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये। और ये स्कीम आई थी आपकी काफ़ी पहले, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका आया होगा वो 2020, ठीक है, और 2021 इसके बीच का क्वेश्चन है ये। और इसका जो सीरीज है वो 6 सीरीज है ये, ठीक है, जो आपके 31 अगस्त 2020 से लेकर 4 सितंबर 2020 तक की ये 6 सीरीज शुरू की गई थी, ठीक है। इस डेट के बीच शुरू किया गया था। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जैसे हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा मुझे मिल सकता है, कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कौन इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जानेंगे जो मिनिमम हम लोग कर पाएंगे इन्वेस्टमेंट, वो कितना कर पाएंगे? 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम अगर सोना आपके पास है तो आप इस स्कीम के थ्रू आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप 1 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम का जो पैसा डिसाइड कर रखा गया है वो रखा गया है 5,117 रुपये। ये भी आप लोग याद रखिएगा। कभी पूछा जा सकता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में अगर मिनिमम हम लोग 1 ग्राम जमा करते हैं सोना, तो उसके एवज में हमें कितने रुपीज़ मिलने के चांसेस होते हैं। तो जो ये 20 और 21 की जो स्कीम है उसमें डिसाइड किया गया है 5,117 रुपये 1 ग्राम का, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, मैक्सिमम कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो मैक्सिमम कर सकते हैं 4 किलोग्राम। यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 ग्राम, और मैक्सिमम कितना है? 4 किलो। यानी अधिकतम हम लोग 4 किलो तक सोना इस स्कीम के अंडर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक जान लीजिए, अगर कोई ट्रस्ट है, ठीक है, ट्रस्ट अगर है तो वो 20 किलो सोना जमा कर सकता है। तो ये भी आप याद रखें। ट्रस्ट वाला क्वेश्चन आपका जो एसबीआई मेंस हुआ था पिछली बार, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इंडिविजुअल की अगर बात की जाएगी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात की जाएगी, तो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये दोनों को मैक्सिमम जो है कम से कम ये 4 किलो सोना जमा कर सकते हैं, ठीक है। 4 किलो ये भी जमा कर सकते हैं। तो ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कोई इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है सोना? तो 4 किलोग्राम। तो एक एक चीज़ क्लियर कर लीजिए और पेन कॉपी लेकर प्लीज़ इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी आपके आगामी एग्जाम होंगे बैंकिंग सेक्टर के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अगर कोई ट्रस्ट है वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे और आप लोग जान लीजिए कि कौन इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि कोई कॉमर्शियल अगर बैंक है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है, ठीक है। कॉमर्शियल अगर कोई कॉमर्शियल बैंक है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। लेकिन कौन कर सकते हैं, देखिए, कोई इंडिविजुअल होगा वो कर सकता है, कोई ट्रस्ट होगी वो कर सकता है, कोई यूनिवर्सिटीज़ होगी वो भी कर सकती हैं, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी तो ये भी कर सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं, बट जो हमारा कॉमर्शियल बैंक होगा वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, तो 2.5 इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इनका टेन्योर कितना होता है, कितना पीरियड होता है, तो 8 ईयर इनका टेन्योर है। और अगर आपको 8 ईयर से पहले नहीं निकालना है, ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो 5 साल की इसकी मैच्योरिटी पीरियड मतलब है। 8 साल तो पूरा टेन्योर है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 5 साल से पैसा इनमें से गोल्ड आप जो है नहीं निकाल पाएंगे। 5 साल के बाद ही आप जो भी है तो 5 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। टोटल आपका जो मैच्योरिटी होगा वो टेन्योर जो है वो 8 ईयर का है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको हो गई, ठीक है। और ये भारत सरकार की ओर के द्वारा जारी किया जाता है। मैंने आपको बताया है बिहाफ ऑफ द आरबीआई। आरबीआई इनके लिए इस स्कीम के तहत काम करती है। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखें। आपको ये बताया कि कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, और आप स्मॉल पेमेंट बैंक ले लो, स्मॉल पेमेंट बैंक या आप पेमेंट बैंक ले लो, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए, जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है वो कर सकते हैं। कोई स्टॉक होल्डिंग कंपनी है, स्टॉक होल्डिंग कंपनी है वो कर सकती है। कोई मान्यता प्राप्त अगर स्टॉक एक्सचेंज है वो भी कर सकता है। डाकघर कर सकते हैं। तो ये सारे लोग कर सकते हैं, बट दो चीज़ों को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, स्मॉल पेमेंट बैंक और पेमेंट बैंक, ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जो बॉन्ड का पेमेंट होगा आप कैसे करेंगे। तो आप अगर करना चाहते हैं तो 20,000 रुपीज़ आप केवल आप ये अमाउंट में कर सकते हैं, नगद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको करना है तो वो डीडी आप चेक से करिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 20,000 का जो अमाउंट है वो आप पेमेंट अमाउंट में कर सकते हैं, नगद कर सकते हैं। बाकी जो आपका होगा वो आप डीडी या चेक से कर सकते हैं। एक लास्ट रिलेटेड इससे क्वेश्चन आपको ये है कि क्या ये जो भी आपको इससे इनकम होगी या जो भी आपको प्राप्त होगा, क्या वो टैक्सेबल होगा? बिल्कुल टैक्सेबल होगा। ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसके अंतर्गत ये टैक्स आपको टैक्स पे करना होगा, आपको टैक्स यहाँ पर देना होगा, ठीक है। तो बस सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में इतना ही है। तो बस इसमें से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो प्लीज़ शेयर करिएगा और कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो दूसरा क्वेश्चन है वो FITL से है और इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आपसे। तो आप लोगों ने भी सर्च किया होगा। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, ठीक है, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन इसका पूरा फुल फॉर्म है। और ये एक्चुअली में क्या होता है तो ये भी जान लें कि 22/5/2020, ठीक है, यानी 22 मई 2020 से, ठीक है, इसके अनुसार आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में क्या था कि जो भी बैंक हैं उनको 31 अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त 2020 तक की जो भी पीरियड है, ठीक है, उनका जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट होता है, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट जो भी बैंक का है वो FITL में रीपेएबल करना होगा, ठीक है। और ये कब तक करना होगा ये भी डेट डिसाइड की गई है, वो करना होगा 31 मार्च 2021 तक के अंदर। कब तक करना होगा? 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2021 के अंदर बैंकों को जो उनका एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, ठीक है, वो पेमेंट करना होगा बैंकों को FITL के अकॉर्डिंग। ये आरबीआई का सर्कुलर है, ठीक है। और आया कब था? अभी ये 22 मई को आया था, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछा गया था, बाकी ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो ये भी आप इसके बारे में जान गए होंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, विच बैंक फाइनेंस मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था। इसमें जो इसका आंसर होगा वो ADB होगा, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप लोग कमेंट भी करके बताइएगा, और इसके हेड कौन है ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे जो ADB ने किया था वो $926 मिलियन का इन्वेस्ट किया था, ठीक है, 926 का ADB ने किया था। तो काफ़ी ये इजी क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने इसको किया होगा। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है उसमें फाइनेंस किस बैंक या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था, तो ये था इसका आंसर ADB। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि फसल बीमा योजना रेगुलेटेड बाई, तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया था। और फसल बीमा योजना लाया कब गया था? तो 13 जनवरी 2016 को, ठीक है, 13 जनवरी 2016 को फसल बीमा योजना, इसको पूरा नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा
नाम से लॉन्च किया गया था। और स्टार्टिंग में जो खरीफ फसल होती है ना, धान की जो फसल होती है, सिर्फ इन्हीं के लिए लाया गया था। और ये इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि जितने हमारे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, ठीक है, जीट वगैरह खा लेते हैं या कोई फसल की बीमारी हो गई, जैसे उनको काफ़ी लॉस होता था, काफ़ी मतलब क्षति उनको पहुंचती थी इन सब चीज़ों से, तो उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियली जो है सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। और ये भी 2016 की स्कीम थी। इसमें सरकार ने ये कहा था कि जो भी लोग मतलब क्रॉप उगाते हैं, बोते हैं, उनको चाहे वो अगर नेचुरल कोई डिजास्टर होता है या कोई कीट या कोई बीमारी से अगर उनकी फसल नष्ट होती है, तो उनको मतलब एक फ़िक्स अमाउंट जिस हिसाब से है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसके लिए सरकार ने प्रीमियम भी डिसाइड किया था। तो ये भी आप देख लें, 3 तरह की फसलों के लिए ये चीज़ें की गई थी। एक था खरीफ फसल, ठीक है, जिसमें धान होता है, मोटा मोटा आप ये जान लीजिए। दूसरी जो होती है रबी फसल, जिसमें गेहूं होता है। और तीसरी जो चीज़ें थी वाणिज्यिक और बागवानी फसल, जिसमें आम वगैरह, ठीक है, ये जो कॉमर्शियल वाले होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, जैसे गन्ने वगैरह भी होते हैं। तो ये 3 तरह की कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की गई थी। और इनको आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा। अगर आप इनके तहत अगर कोई बीमा योजना कराते हैं अपनी फसल का, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपके, ठीक है, क्रॉप में या किसी तरह की कोई मतलब होती है, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ लें, जो रबी की फसल है यानी जो खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल में आपको प्रीमियम कितना होगा, देना होगा 2%। ये सब चीज़ें आप बिल्कुल कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमेशा पूछी जाने वाली हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर साल चूँकि इन सब चीज़ों का रिन्यूअल होता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हमेशा आने का बिल्कुल मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे खरीफ फसल का जो प्रीमियम है आपको 2% देना होगा, और रबी में जो देना होगा 1.5% देना होगा। और अगर कोई कॉमर्शियल और कोई बागवानी करके चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आपको 5% प्रीमियम देना होगा। तो अगर आप इस फसल बीमा योजना में लेते हैं, तो ये प्रीमियम आपको पे करना होगा। खरीफ फसल के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%, और वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए जो भी हैं उनके लिए 5% आपको देना होगा। तो इससे आपका क्या होगा, जो भी आपका क्रॉप है वो आपका सुरक्षित होगा। अगर किन्हीं वजह से, ठीक है, आपका लॉस होता है, तो ये आपको एक अमाउंट इतना मिलेगा कि जो आपको लॉस होगा उसकी आपकी पूर्ति की जा सके। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, न्यू पेंशन स्कीम की एज लिमिट कितनी है? तो न्यू पेंशन स्कीम की जो एज लिमिट है वो 18 ईयर से लेकर 65 ईयर तक की ये है, ठीक है। इसका एज पूछा गया था, तो ये एज है, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी एक स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। किन के लिए? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो इनका एक मतलब कार्यक्रम था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये कार्यक्रम जो था उसके थ्रू ये चीज़ें शुरू की गई थी, उनकी उनकी सुरक्षा के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये जान लें एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये रिकॉल नहीं है, ये चीज़ें पता नहीं चल पाई हैं, बट इतना था कि इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनसे जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर आपको रिकॉल होता है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था, तो मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जान लें कि सुकन्या समृद्धि योजना जो है, कोई भी जो हमारा डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस या बैंक, इनमें जाकर हम ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कितने रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो पहले था ये 1000, अब ये है 250 रुपये, यानी 250 रुपये से हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं अगर आपकी बच्ची छोटी है। और अधिकतम एक फैमिली में सिर्फ 2 बच्ची अलाउ हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। कम से मतलब दो बच्चियों का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कोई ट्विंस है, ठीक है, कोई ट्विंस हो गया है, तो उसका आप प्रमाण देंगे बैंक को या डाकघर को, और फिर आप वहाँ पे तीसरे बच्चे का भी ये सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका जो मेचोरिटी है यानी 21 ईयर्स रखा गया है। 21 ईयर्स का अगर वो बच्ची हो जाती है, तो उसको जो भी आपने अमाउंट पे किया है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको 8.5% की दर से आपको पेमेंट दिया जाएगा। और अगर आपकी बच्ची 18 साल की होती है, तो आप 50% अमाउंट यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। 50% अमाउंट 18 साल होने पे निकाल सकते हो, यानी बच्ची छोटी है तभी से आप ये ले सकते हैं। काफ़ी उसको उसके एग्ज़ाम, उसकी पढ़ाई को लेकर, ठीक है, उनके शादी को लेकर, काफ़ी चीज़ों के लेकर बेनिफिट होगा। तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक ही जमा कर सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। और 250 है, उसके 100 के मल्टीपल में भी आप जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ मैंने बताया कि आपको 18 साल के बाद आप 50% अमाउंट निकाल सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये बेटी के लिए थी। और इसमें एक्चुअली क्या पूछा गया था, तो मुझे आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। LIC एक्वायर्ड द मेजर स्टॉक ऑफ विच बैंक? तो ये बैंक था IDBI। IDBI काफ़ी ये हॉट न्यूज़ था, हमेशा पेपर में छाया हुआ था, क्योंकि IDBI बैंक को IBPS के द्वारा भी अब बाहर कर दिया गया है, क्योंकि अब ये प्राइवेट बैंक की श्रेणी में हो गया है। तो यहाँ पे LIC ने सबसे ज़्यादा स्टॉक जो एक्वायर किया था, 51% का स्टॉक एक्वायर किया था
LIC के द्वारा IDBI में, ठीक है। तो अब ये IDBI प्राइवेट बैंक है। अब चूंकि IBPS का जो लिस्ट आया था एग्जामिनेशन का, उसमें से IDBI को बाहर कर दिया गया था, तो अब IBPS या सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगी, IDBI को इसका खुद ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा। तो ये क्वेश्चन था और आप लोगों ने किया भी होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एक टर्म है ASBA, ठीक है। इससे एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये पता नहीं चल पाया, बट ASBA से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको रिकॉल होता है कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए ASBA का पहले पूरा नाम आप देख लीजिए, फुल फॉर्म काफ़ी बार, चाहे वो SBI मेंस हो, चाहे RRB PO मेंस हो, चाहे ऑफिस स्केल 2 का हो, सब में ये इसका फुल फॉर्म ज़रूर पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है। ये उसका पूरा नाम है, आप लोग भी नोट कर लें। और इसका रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर है सेबी, ठीक है। सेबी इसका रेगुलेटर है। और जब ये IPO लाता है, ठीक है, IPO जब कोई पहली बार किसी कंपनी का मतलब इन्वेस्ट होता है तो उसको IPO बोलते हैं, दूसरी बार FPO बोला जाता है, ठीक है। ये इनिशियली होता है, ठीक। तो IPO जब कोई लाता है तो उसके लिए यूज होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। और अगर इनसे में कोई इशू होता है, ठीक है, तो वो SCSB के द्वारा, SCSB, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछा गया था। तो अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो SCSB का काम क्या होता है? वो जो अमाउंट होता है IPO के थ्रू उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उस अमाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट में पहले सिर्फ QIB होते थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर होते थे। अब इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर यानी 3 लोग को अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखें। और इससे एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, अगर किसी को याद आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था KBS से, किसान विकास पत्र से, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें पूछा गया था कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है। तो ये आप लोग जान लें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। ये आपका आंसर था। 1000 कर सकते हैं, फिर आप 5000 रुपीज़ कर सकते हैं, फिर आप 10000 रुपीज़ भी कर सकते हैं, फिर आप 50000 रुपीज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपके सारे अमाउंट हैं। तो मिनिमम आप कर सकते हैं 1000 और मैक्सिमम आप कर सकते हैं 50000 रुपीज़ किसान विकास पत्र में। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ले लीजिए। किसान विकास पत्र जो है 2014 में, ठीक है, ओपन किया गया था, ठीक है। ये आपको डाकघर और बैंकों के द्वारा, ठीक है, आपको मिल सकता है। आप इन अमाउंट में 1000, 5000 या 10,000 या 50,000 के अमाउंट में आप ये किसान विकास पत्र परचेज कर सकते हैं। और आप 124 मंथ के लिए, ठीक है, इनको परचेज करेंगे। 124 मंथ का इसका टेन्योर होगा और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 6.9% आपको इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और 124 महीने के बाद जो भी अमाउंट का आपने KBS लिया है वो अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है, दोगुना अमाउंट हो जाएगा वो। तो ये डाकघर या किसी बैंक के द्वारा आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया, 124 मंथ ये भी पूछा जाता है। और जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो भी पूछा जाता है। तो 2014 से ये शुरू किया गया था। LTV रेशियो 90% फॉर अ गोल्ड लोन फॉर विच डेट, सीधा आपका डेट पूछा गया था। तो ये था टिल मार्च 31 मार्च 2021 तक, ठीक है, 31 मार्च 2021 तक ये जो डेट है, ठीक है। LTV रेशियो 90% फॉर गोल्ड लोन का, तो इतने तक आपको पूरा कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए 31 मार्च 2021। 5 लाख DICGC, ठीक है, स्टार्टेड बाय विच डेट। आप यहाँ पे काम करिएगा कि जो DICGC है इसका फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये 5 लाख अमाउंट कर दिया गया था। पहले क्या तो कितना अमाउंट था? 1 लाख अमाउंट था, लेकिन इसका डेट पूछ लिया था किस डेट से स्टार्ट किया गया है। तो ये 4 फरवरी 2020 से, ठीक है, 4 फरवरी 2020 से ये स्टार्ट किया गया था। आपको पता होगा जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो केस हुआ था, ठीक है, उसी के बाद से ये अमाउंट इंक्रीज़ किया गया था। तो आई थिंक सो ये जो केस हुआ था, यानी यहाँ पे जो भी पैसे लोगों के डूब गए थे वो जनवरी में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद से ही इस 1 लाख की जो सिक्योरिटी थी उसको बढ़ा के पर अकाउंट 5 लाख कर दिया गया था। और वो डेट थी आपकी 4 फरवरी 2020। ये क्वेश्चन आपके ऐप से था। स्कोर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सीधा सीधा आंसर था सेबी। ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ पे स्कोर का पूरा नाम है, फुल नेम है इसका, आप लोग कमेंट में करके सर्च करके ज़रूर लिखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा था C क्या है या R क्या है, ठीक है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये ऐप लॉन्च किया था सेबी के द्वारा। नेम ऑफ द हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, जो हांगकॉन्ग का स्टॉक एक्सचेंज उसका क्या नाम था? तो उसका नाम है हैंग सेंग इंडेक्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। हैंग सेंग इंडेक्स, हांगकॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज का नाम था हैंग सेंग इंडेक्स। इस तरह का 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। एक था
मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जिसको एडीबी ने फाइनेंस किया था। यहाँ पे जो क्वेश्चन है दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम फाइनेंस बाई विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी एडीबी के द्वारा फाइनेंस किया गया था। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया था। और कितना फाइनेंस किया गया था, तो $1 बिलियन जो है इसके लिए फाइनेंस किया गया था। तो दो तरह के क्वेश्चन इस तरह थे और ये दोनों मैंने आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में सेकंड या थर्ड पार्ट में कराया था। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। एडीबी से दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर ये क्वेश्चन था एमएसएमई से, जिसको माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज बोलते हैं। इसमें पूछा गया था कि जो मीडियम इंटरप्राइजेज है उसकी न्यू डिफिनेशन क्या रखी गई है। तो उसकी न्यू डिफिनेशन है कि कौन मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होगा या कितना इसका टर्नओवर होगा जो मीडियम इंटरप्राइजेज के अंडर आएगा। तो इन्वेस्टमेंट अगर अप टू 50 करोड़ का है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और टर्नओवर जो है इनका अप टू 250 करोड़ का है। तो ये दोनों जो है ये डिफिनेशन जो होगी वो मीडियम इंटरप्राइजेज की होगी। ठीक है, मैं एक बार अगेन रिपीट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 250 करोड़, ये इसकी न्यू डिफिनेशन मीडियम इंटरप्राइजेज की है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। ऑलवेज ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है। हु रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन रिलेट है ASBA से। ठीक है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट वाले से, जहाँ पे मैंने बताया था कि इससे भी आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक इसका पूरा नाम है। ये क्या करती है कि जो आईपीओ लाते हैं ना सेबी के द्वारा, वो उसमें ब्लॉक अमाउंट मतलब जो अमाउंट को ब्लॉक किया जाता है वो इन्हीं के थ्रू किया जाता है। इज़ अ बैंक विच इज़ रिकॉग्नाइज एज अ बैंक कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ASBA सर्विस टू इट्स कस्टमर। इसके द्वारा जो होता है ना SCSB के द्वारा ही ये जो अमाउंट होता है वो ब्लॉक किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा गया था और इसका फुल फॉर्म जो है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक, इसे आप नोट कर लें। आरबीआई इस्टेब्लिशमेंट इन विच ईयर, आरबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था किस ईयर को हुआ था, तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा गया था। और आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, एक गवर्नर कौन है और 4 डिप्टी गवर्नर हैं, ये कौन है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा गया था कि गवर्नर जो होते हैं ना इनको टर्मिनेट कौन करेगा, रिमूव कौन करेगा, तो ये करेगा प्रेसिडेंट बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और हटाता कौन है, प्रेसिडेंट हटाता है। तो ये भी यहाँ पे याद रखें। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। CTS का फुल फॉर्म पूछा गया था, चेक ट्रंकेशन सिस्टम होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। तो ये भी आप नोट कर लें, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन था, आप लोगों को भी करने में काफ़ी मज़ा आया होगा। हु रेगुलेटेड हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। HFC जो होता है हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है, इसका रेगुलेटर कौन है, इसका रेगुलेटर आरबीआई है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया HFC का रेगुलेटर है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आरबीआई टू कीप CRAR का मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो होता है इसका पूरा नाम। और जो आरआरबी को ये मेंटेन करना होता है, तो ये 9% आरआरबी मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्योंकि एक वर्ड होता है PCA जो आरबीआई के द्वारा लगा दिया जाता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन होता है इसका मतलब। इनमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है CRAR, दूसरा होता है NPA जो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक होता है ROA जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑन एसेट। अगर इन तीनों की मतलब चीज़ें फुलफिल कोई बैंक द्वारा नहीं किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा उन बैंक पे PCA लगा दिया जाता है। PCA लगाने का मतलब होता है कि वो बैंक कोई न्यू ब्रांच ओपन नहीं करेगी, किसी को लोन नहीं देगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब तक वो इन सब सारी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर लेता है। तो आरबीआई के लिए CRAR कितना रखना अनिवार्य किया गया, तो 9%। आरआरबी के लिए 9% CRAR रखना अनिवार्य किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना रखना अनिवार्य है, तो 9%। तो ये भी आप याद रखें। यहाँ पर क्वेश्चन IPPB टैगलाइन पूछा गया था। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन क्या है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है और सीधा सीधा इसकी टैगलाइन आपसे पूछी गई थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का फुल फॉर्म भी पूछा गया है कि IPPB का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, और इसका जो है फुल फॉर्म आपके यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है आपका इसका न्यू दिल्ली में। और पेमेंट बैंक जो होते हैं वो स्मॉल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको देते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए होता है, बट ये डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करते हैं, ऋण कार्य नहीं करेंगे। शुरुआती में जिसमें बैलेंस रखना होगा वो 10,000 के करीब
इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये काफ़ी इसमें होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी पेमेंट बैंक जो होते हैं। और पेमेंट बैंक कौन कौन से हैं, जैसे अदर बिरला पेमेंट बैंक ये भी है, एयरटेल पेमेंट बैंक ये भी है, चोला मंडलम पेमेंट बैंक ये भी है, फिनो पेमेंट बैंक ये भी है। एक पेमेंट बैंक था एम पैसा यानी वोडाफोन का था, वो बंद हो चुका है, वो बैंक बंद हो गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 5C ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो 5C है वो क्या है, यानी आरबीआई के द्वारा 5C के वर्ड डिसाइड किए गए हैं वो क्या है। तो उसमें आपका पहला जो है वो कंटेंट है, दूसरा जो है कैपेसिटी है, तीसरा जो है कम्युनिटी है, चौथा जो है कम्युनिकेशन है एंड पांचवा जो है कोलाबोरेशन है। ठीक है, कोलाबोरेशन, ये 5C हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। पहला C है कंटेंट, दूसरा है कैपेसिटी, तीसरा है कम्युनिटी, चौथा है कम्युनिकेशन और पांचवा है कोलाबोरेशन। ठीक है, ये 5C हैं जो काफ़ी बार हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आरबीआई के द्वारा हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, ये हैं आरबीआई के 5C। क्वेश्चन था कि तेज ऐप किस ऐप का एक दूसरा नाम है। ठीक है, यानी तेज ऐप पहले था, अब उसका नाम गूगल पे कर दिया गया है, गूगल पे, यानी गूगल पे का पहले नाम था तेज, अब उसका नाम है गूगल पे। तो आंसर आपसे पूछा गया था कि कौन सा दूसरा ऐप है, तो उसका नाम था गूगल पे, ये आपका आंसर होगा। एक्जिम बैंक सेटअप इन विच ईयर, यानी जो भारतीय आयात निर्यात बैंक है, ठीक है, वो किस ईयर इस्टेब्लिश किया गया था, सेटअप किया गया था। 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक का सेटअप किया गया था। और ये 100% जो है किसकी कंपनी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये बैंक किसका है, 100% इसमें जो है शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी भारत सरकार का उपक्रम है। इसके एमडी और जो सीईओ हैं वो डेविड रस्किनवा हैं, डेविड रस्किनवा इसके एमडी और सीईओ हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था आपके BRBNML से, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था ये नहीं मिल पाया है, बट BRBNML से क्वेश्चन आया था आपके एग्ज़ाम में। जिसको भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी इनको मतलब रिकॉल होता है, जिन स्टूडेंट को भी, वो कमेंट में करके ज़रूर बताएंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल जो भी यहाँ पे इसकी जानकारी है, जो भी नॉलेज है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो BRBNML को बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड इसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या होती है, बैंक नोट और गैर न्यायिक टिकटों की छपाई होती है इनके द्वारा। जो बैंक के नोट होते हैं और जो गैर न्यायिक टिकट होते हैं इनके द्वारा, BRBNML के द्वारा इनकी छपाई होती है। और ये क्या करते हैं, करेंसी नोट, प्रिंटिंग प्रेस, इनका ये काम होता है। और एक वर्ड होता है SPMCIL, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये होता है। और ये क्या करता है, ये भी बैंक नोट, सिक्के, गैर न्यायिक टिकट। यहाँ पे एक चीज़ और जान लें कि जो इंडिया में है हमारे आरबीआई, ठीक है, आरबीआई क्या करता है, सभी नोटों को छापने और सिक्कों का उत्पादन करने में लगा हुआ है। ठीक है, और ये जो मतलब काम होता है, ये जो हमारा सिक्का अधिनियम है ना, सिक्का अधिनियम 1906, सिक्का अधिनियम 1906 के तहत ये आरबीआई के द्वारा सभी नोटों को छापने और सिक्कों का जो प्रोडक्शन है वो दोनों का काम आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई के 2 ऐसी जगह हैं, जैसे मैसूर में 2 है, ठीक है, एक सलबोनी में है, ये आरबीआई का है। ये भी पूछा जाता है कि आरबीआई का जो ये काम है, ठीक है, नोटों को छापना या सिक्कों को छापना, तो ये 2 जगह है आरबीआई का, 2 जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का और 2 जगह आरबीआई का। तो आरबीआई का नोट कर लें, पहला है मैसूर और दूसरा है सालबोनी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी 2 है, पहला है नासिक और दूसरा है देवास। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, देवास और नासिक, और आरबीआई का जो है वो है मैसूर और सालबोनी। एक क्वेश्चन आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में एनआई एक्ट से देखने को मिला था, चेक से क्या था रिलेटेड, सेक्शन था कि क्या था, ये कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन आपको जिनको भी ये चीज़ें याद आ रही हों तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इससे क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चेक जो है सेक्शन 6 में डिफाइन है। ठीक है, वहाँ पे ट्रंकेटेड चेक भी बताया गया है और इलेक्ट्रॉनिक चेक भी बताया गया है। तो जो भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट में करके बताइएगा, वहाँ आपको आंसर उसका दिया जाएगा। तो अगर चेक का सेक्शन पूछा गया था तो सेक्शन 6 इसका आंसर होगा, सेक्शन 6। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का सेक्शन 35 से क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था ये भी नहीं मिल पाया है, बट इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन था। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ें पता हों या उनको याद आ रहा हो कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका क्वेश्चन जो है कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, और उसका आंसर आपको वहाँ पे भी दिया जा सकता है। तो देखिए, सेक्शन 35 की अगर बात करते हैं तो 35 पे है इंस्पेक्शन, ठीक है, जाँच।
कौन करेगा? आरबीआई करेगी। और इसी से जुड़ा एक सेक्शन और पूछा जाता है जो आईबीपीएस पीओ में पूछा गया था मेंस में, और एसबीआई के मेंस में पूछा गया था कि 35A जोड़ा गया था, ये क्या है? तो 35A है, जो नोट कर लीजिए, आपके ये प्रोफेशनल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है। पावर ऑफ आरबीआई टू गिव डायरेक्शन, यहाँ पे 35A में आरबीआई को पावर दी गई है डायरेक्शन देने के लिए बैंकों को, ठीक है, वो बैंकों को डायरेक्टली डायरेक्शन दे सकती है किन्हीं भी चीज़ों को लेकर। तो 35A में पावर ऑफ आरबीआई टू गिव डायरेक्शन है, और सेक्शन 35 में इंस्पेक्शन है, वो जांच कर सकती है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कलेक्ट हो पाए थे जो आपको बताया गया है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन और याद आ रहा हो, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हों पूछी गई हों, तो वो कमेंट में करके ज़रूर बताएं। बाकी और जो भी कुछ होता है तो वो मैं आपसे फिर से शेयर करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गॉड विल यू टू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को एंजॉय ज़रूर करिएगा।